विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। सिंपल चीजें, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा आप लोगों को। तो संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हुआ, उसके बाद है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन बना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संगठन है, यूएनओ। यूएनओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूएनओ बोलते हैं। तो यूएनओ से ही निकला हुआ है ना WHO। तो इसका गठन होता है 7 अप्रैल 1948। इसलिए 7 अप्रैल को खास दिवस माना गया, इसी को अपन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी जानते हैं ना, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को 61 राष्ट्रों के सहमति से बनाया गया। अब तो इसके 194 मेंबर हो गए है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये वो देश है जिसने किसी युद्ध में शरीक मतलब हुआ नहीं है। यूरोप में जब आग लगी थी 1945 फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए, सब एक दूसरे मार काट कर रहे थे, ये बंदा चुपचाप बैठा था, हमें किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है ना। सबसे शांत और अच्छी जगह स्विट्जरलैंड, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। भारत कब से बना? हम तो 47 में आजाद ही हुए, है ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये पता नहीं कहाँ से गाना सुन। तो 1948 यानी कि आजादी के जस्ट नेक्स्ट साल, चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी ना भाई कि हम इतने गरीब थे और इतनी बड़ी आबादी थी, इतनी बीमारियां थी, तो हमको भैया WHO के शरण में जाना ही है ना। तो 1948 में हम बन गए सदस्य, और आज की डेट में अगर बात करें तो लगभग 194 देश इसके सदस्य। 4 ही 5 देश है जो नहीं है, छोटे छोटे देश है। अभी USA हट गया है WHO से, है ना। तो डोनाल्ड ट्रम्प पता नहीं कहाँ से हटेगा, तो WHO से निकल लिया USA, ठीक है। अभी के डेट में देखा जाए, अगर मोटा मोटा अपन बात करें तो 194 मेंबर स्टेट्स हैं। कंट्री, स्टेट का मतलब कंट्री, जिसमें 150 देश है जहां पर WHO की ऑफिस विद्यमान है, ठीक है। 6 रीजनल ऑफिसेस हैं, जिसमें हमारे देश में भी एक आता है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन। अपन पढ़ेंगे, आगे आएगा वो, ठीक है ना। तो अपने को ये 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और हमारा देश 1948 में ही इसका सदस्य बना। 6 रीजनल ऑफिसर्स हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व के प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अब लिखने में क्या जाता है, लिख दो, है ना। बोले तो अच्छी बात हो। बाकी तो आज भी बहुत से ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, लाखों लोग बीमारियों से मर रहे हैं, ठीक है। खास करके अभी के हिसाब देखा जाए तो अफ्रीका जैसा देश, जहाँ मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित, ठीक है ना। तो वहां पर WHO ठीक कोशिश करता है, लेकिन बहुत सी वजहें होती हैं, वहां पर इतनी सुविधाएं नहीं। पर लेकिन हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो हमने जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और इस, है ना, इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाए, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का हो, चाहे वो पोलियो उन्मूलन का हो, सब में WHO की बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना। तो हमारे लिए तो अच्छा किया इन्होंने। 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन का संबंध है, ध्यान रखिएगा। अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 से रिलेटेड है। अल्मा आटा जगह है, और इसमें एक नारा दिया गया, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य। जैसे हमारे मोदी जी देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, आइए, है ना, जैसे हेल्थ फॉर ऑल, रीचिंग द गोल बाई अब पिछड़े हैं अपन लोग, है ना, कि 2000 तक सबको हेल्थ फॉर ऑल, हमारा ये विजन पूरा होना चाहिए। विच वॉज लॉन्च इन 1981 इन यूरोप। और यूरोप में इसका जो लॉन्चिंग डेट बता रहे हैं भैया 1981। इस घोषणा से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, कि जैसे PSC वगैरह का जो कंसेप्ट आता है ना, एक जो स्ट्रक्चरल, कि PSC कैसा होना चाहिए, CSC कितना होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन PSC होना चाहिए, है ना,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं, है ना, तो वो इससे रिलेटेड। डायरेक्टर जनरल, अब कोविड के टाइम पे इस व्यक्ति का सबने चेहरा देखा होगा, है ना, टेड्रोस एडनोमन घेब्रेयेसस, है ना, बस टेड्रोस नाम याद कर लेना, बाकी बहुत जटिल नाम है ना, टेड्रोस, है ना। टेड्रोस जो है घाना से रिलेटेड है, घाना का है ये, बहुत लंबे इसकी सेवा काल है ना, बहुत लंबे समय से है। तो टेड्रोस जी हैं WHO के डायरेक्टर जनरल, वहां पर सबसे बड़ा पद क्या बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल का, ठीक है ना। 1999 में आपने WHO का एक जो मिशन है, देखिए विजन 2020 राइट टू साइट बोला गया, इसके लॉन्चिंग ईयर याद रखिएगा 1999। आपने पहले भी पढ़ा होगा राइट टू साइट, है ना। अब देखने का अधिकार सबको है। प्रशासनिक दृष्टि 6 इकाइयां रीजनल, तो अपन ने पढ़ लिया। अब ये 6 कौन सी हैं ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर देखो, एक रीजनल ऑफिस फॉर अफ्रीका, अफ्रीका में एक रीजनल ऑफिस है जिसको ब्राज़ीविले बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो खतरनाक है जगह भाई, युगांडा, कॉन्गो, आज भी वहां गृह युद्ध चालू है ना, ऐसी जगहें हैं, मतलब पिछड़ा है काफी। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको एक जगह है ब्राज़ाविले करके, वहां पर ये है। अब इसके बाद है अमेरिका में, जानते हो हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में, दुनिया भर का चीज ये पता ही है ना। फिर इसके बाद आ जाइए इधर नई दिल्ली, इसको जब एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। देखो यूनिसेफ में अपन पढ़ेंगे, काठमांडू में ऑफिस है यूनिसेफ, साउथ एशिया, है ना। लेकिन WHO का जो रीजनल ऑफिस है वो हमारे नई दिल्ली में है। और कौन सा रीजनल ऑफिस है, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सीरो बोलते हैं इसको ना, साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफिस, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन का ऑफिस जो है नई दिल्ली में है, भारत सरकार है ना इसकी व्यवस्था करती है। रीजनल ऑफिस फॉर यूरोप, है ना, यूरो करके बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोपेनहेगन। ये सब बड़े अच्छे देश है। डेनमार्क, है ना, डेनमार्क एक देश है, उसकी राजधानी लगभग कोपेनहेगन, वहां पर ये इसका ऑफिस आपको मिलेगा। फिर इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर है रीजनल ऑफिस फॉर द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, है ना, पूर्वी जो मेडिटेरेनियन है, जिसमें तुम्हारा पूरा इजराइल और मिस्र और ये वाला पूरा एरिया आता है, ठीक है ना। इसकी राजधानी, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है कायरो में है। कायरो कहाँ है, मिस्र में, इजिप्ट, ठीक है ना, जहां से स्वेज कैनाल निकलती है बीच से करके। रीजनल ऑफिस फॉर द वेस्टर्न पैसिफिक, याद रखिएगा इसका नाम मनीला, फिलीपींस, है ना। तो फिलीपींस में मनीला एक जगह है, वहां पर ये पाया जाता है, ठीक है ना। भारत दक्षिण पूर्वी इकाई का सदस्य है। बार बार ये चीज आ रही है तो तुम लोग भूलो मत, है ना, जिसका मुख्यालय कार्यालय नई दिल्ली में, रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय। WHO मतलब इसका हेडक्वार्टर तो सबने देखा जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, और इसकी 6 ब्रांचेस मतलब ऑफिसेस हैं, 6 रीजनल ऑफिसेस। तो देखिए WHO करेक्टराइज कोविड-19 एज अ पेंडेमिक इन 2021, तब तक हुजूर आते आते बहुत देर हो गई, है ना। अगर ये 1 साल पहले कर दिया हो जाता तो हजारों लाखों लोग बच जाते। इसीलिए टेड्रोस जी की बड़ी आलोचना हुई है, चाइना के दबाव में ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है ना, इनने बहुत लेट कर दिया, है ना। वुहान वायरस पहले बोलते थे, पर बोले भाई ये नाम बदल तो चाइना की बेइज्जती होगी, वुहान क्योंकि चाइना में से भी है, तो बोले कोविड-19, कोविड वायरस हो गया ना। एनीवेज अपन को इसकी पॉलिटिक्स में जाने का नहीं, लेकिन है तो है। WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया 2 है, सब जानते हो। एक आता है बड़ा फेमस नाम है, योगा से रिलेटेड संस्था है,
मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली, ठीक है ना। तो ये आप नाम याद रखिएगा, इस चर्चा में रहेगा, आगे भी अपन पढ़ेंगे, आएंगे मोरारजी देसाई, है ना। योगा से रिलेटेड संस्था है। और दूसरा सब जानते हो IPGTNRA इटरा जामनगर। अब जामनगर के साथ तो काफी इनके कोलैब चले हुए हैं ना, विजिलेंस, फार्मेको विजिलेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा इसका उल्लेख। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो संस्था है बच्चों से रिलेटेड है, एक इंटरेस्टिंग बात ये सुन लीजिएगा कि WHO को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है। सेवरल टाइम इसका मतलब नॉमिनेशन हुआ है कि भैया दे दो, लेकिन मिला नहीं है। लेकिन यूनिसेफ को मिला है, जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बच्चों के से संबंधित ये है बेसिकली, है ना। ये इसकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे वॉर हुआ करते थे, बहुत से लोग मरते थे, बच्चे अनाथ हो जाते थे, है ना। पेंडेमिक, पूरा पेंडेमिक फैलता था, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बच्चों को सेंटर्ड करके ये संस्था बनाई गई। और इसके फाउंडर, इसका नाम याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। फाउंडर अपन जो है इसके लुडविग रैचमैन, ठीक है, लुडविग रैचमैन। अच्छा नाम है ना। फिर इसके बाद देखिए यूनिसेफ की स्थापना का जो साल है, मतलब ये देखो WHO के पहले का है भाई साहब, 11 दिसंबर 1946, 11th of December 1946, मतलब हम आजाद नहीं हुए थे, ठीक है। अब न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। बड़े बड़े देश अपने पास हेडक्वार्टर रख लेते थे, है कि नहीं। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरेस्टिंग बात है, भूलिएगा मत, 1965 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जो हमारे कैलाश सत्यार्थी और, है ना, ऐसे लोगों को मिला। तो नोबेल प्राइज जो शांति के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है ना। मदर टेरेसा को भी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो 1965, चूंकि उन्होंने बच्चों के इतने सारे काम, इतने सारे इनके NGO चले देश दुनिया भर में दिया, भारत सरकार ने इनको एक विशेष पुरस्कार दिया था, इंदिरा गांधी प्राइज, दूसरा बड़ा पुरस्कार मिला। ये 1989, चूंकि इंदिरा गांधी थी ही नहीं, गलत लिखा है, 1989 है ना, 19 कर लीजिए। 1989 में इंदिरा गांधी प्राइज इनको दिया गया, मतलब इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। तो दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, है ना। लुडविग रैचमैन इसके फाउंडर, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन WHO का भी क्या है, UNO, ठीक है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, महासभा जिसको। तो UNO जो है वो WHO से रिलेटेड, ठीक है ना। यानी इनका फंडिंग और दुनिया भर की जो चीजें रहती हैं वो, जो उनके जो मेंबर कंट्री होते हैं ना, वो लोग देते हैं पैसा, फंडिंग। यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र देख लीजिए, कहाँ कहाँ ये सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। पहला इनका जो देख लीजिए, गर्ल एजुकेशन पे काफी फोकस है। ये सुनिश्चित किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा, जो ग्रांट दिए जाते हैं किसी भी देश को दिया जाता है कि भैया आप अपने यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कंजर्वेटिव देश हैं कि महिला शिक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ठीक है ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन दूसरा महत्वपूर्ण है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग दुनिया भर का जो होता है, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए यूनिसेफ की भूमिका है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है इम्यूनाइजेशन। अपने देश में भी जितने इम्यूनाइजेशन के कार्यक्रम हुए बहुत सारे, उसमें इसका रोल रहता है। एंड इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एड्स, ठीक है। दुनिया भर में जो एड्स महामारी है उसके फैलाव को रोकने के लिए जो भी मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, इन सब चीजों में जो सहयोग है वो यूनिसेफ का रहता है। इसका पूरा नाम याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना।
कभी कभी बहुत छोटी चीज पूछ ली जाती है एग्जाम में कि फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ बताइए। तो ये हो गया। फिर जैसे उधर हमने रीजनल ऑफिसेस देखी हुई थी, है ना, कितने रीजनल ऑफिसेस थी? 6। अब इसमें गिनना कितनी। द फॉलोइंग कंट्रीज आर द होम टू यूनिसेफ रीजनल ऑफिसेस, 7 है सब, है ना। तो इसमें अमेरिका और कैरेबियन, इसका मतलब हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में था, याद रखिएगा। अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन, जो वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र है, वहां एक सिटी है पनामा सिटी, उसके देश का भी नाम पनामा है। टैक्स हेवन देश है भाई साहब। जितने चोर उचक के पैसे लेके भागते हैं यही जाके पूछते हैं, समझ रहे हैं। नीरव मोदी वोदी टाइप के लोग, हाँ ठीक है ना। तो पनामा सिटी में है, जो कि अमेरिका और कैरेबियन जो रीजन है वहां पे। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया रीजनल ऑफिस जो है यूरोप का, जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जानते कितना फेमस है। स्विट्जरलैंड तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा, यार WHO का हेडक्वार्टर भी है वही पास में, है ना। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, याद रखिएगा, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र इसको बोलते हैं ना, पैसिफिक और प्रशांत क्षेत्र। ऑफिस कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। लोग छुट्टियां मनाने थाईलैंड जाते हैं, है ना। बैंकॉक हो गया। और फिर आता है नंबर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीकन अफ्रीका रीजनल ऑफिस। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्रीय ऑफिस है वो है नैरोबी, केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी, है ना। तो नैरोबी में आपको मिलेगा। फिर इसके बाद है मिडिल ईस्ट, ये आपको दिमाग में रखिएगा। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजनल ऑफिस जो है, मिडिल ईस्ट जहां पर इसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ईरान और इराक, मिस्र, ये सारे चीज जो एरिया है, तो वहां पर है जॉर्डन, है ना, अम्मान जॉर्डन, है ना। जॉर्डन का एक देश है अम्मान, यहाँ पर, ठीक है। वहां पर अभी भी राजा का शासन चल रहा है, जॉर्डन किंग रूल कर, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो अक्सर पूछे जाने की संभावना है, कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन बताए। साउथ एशिया में कौन सा क्षेत्र है भैया? तो दिल्ली मत लगा के चले आना। काठमांडू, नेपाल, हमारा पड़ोसी देश, जहाँ आजकल जैन जी की सरकार है, ठीक है ना। काठमांडू। वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका रीजन में क्या, सेनेगल करके एक जगह है वहां पर, ठीक है ना। तो ये 7 लगभग इसके, मतलब 7 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, तो आपको ये याद रखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNG। अब ये आउटडेटेड चीज आ गई है आपके समक्ष, लेकिन जानना जरूरी है। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1971, ये बीते दिनों की बात है, पता तो होना चाहिए, राइट। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑब्वियस बात है कि नई दिल्ली में होगा, है ना। इसके पहले सभापति या अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, पंडित शिव शर्मा, 71 से 80 के बीच। आयुर्वेद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आशुतोष मजुमदार। ये मजुमदार नाम है, समझ में, बंगाली बाबू है ना, बंगाली वैद्य। वैसे बंगाल से अपने आयुर्वेदिक क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वान हुए, कविराज गणनाथ सेन, योगेंद्र नाथ सेन, गंगाधर राय, चक्रपाणी दत्त, ये सब कहाँ के हैं? बंगाली। बंगाल के अपने बड़े धुरंधर धुरंधर हुए ना। तो फिर है लास्ट अध्यक्ष वही जयंत देव पुजारी, जयंत यशवंत, जो भी लिखा हुआ है, देव पुजारी जी थे, ध्यान रखिएगा। NCFIM के भी हुए थे फर्स्ट, है ना, जब NCFIM में कन्वर्ट हुआ था ये। हाँ, तो लास्ट जो उपाध्यक्ष कौन है इनके? BR रामाकृष्णा करके। तो उपाध्यक्ष के पूछे जाने की गुंजाइश कम रहती है। हाँ, सही कह रहे हो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड बोलते हैं यूनिसेफ। लिख लो लिख लो, यूनिसेफ का जो नया नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। कुछ चीजें ऐसे ऐड करते हैं, उसमें चेंज हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस।
चलो इसमें फटाफट करो, इसको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के लोगों को देख लेना, लोगों वाले इससे क्वेश्चन नहीं पूछे, पूछना चाहिए है ना। चलो परिचय क्या है। सीसीआईएम भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और आयुर्वेद सिद्ध और समेत जो भी शिक्षा प्रणाली है ना, उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यानी यूजीसी है ना। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं UGC के तहत व्यापारिक परिषदों में से एक है। इतिहास इतिहास क्या है कि संपूर्ण भारत में आयुर्वेद शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए, समझ रहे हो ना, कि पता चला केरल वाले अलग पढ़ रहे हैं, मराठी वाले अलग ही पढ़ रहे हैं, है ना, इधर वाले अलग ही चल रहे हैं। जैसे बोर्ड नहीं है कि एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड, बोले बोर्ड वाला खेल नहीं खेलना, एक जैसा पढ़ाओ सब, है ना, सिमिलर टाइप। तो संपूर्ण भारत में आयुर्वेद शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 1970 में इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट पारित किया। तो याद रखना 70 में आईएमसीसी एक्ट बना और इसके क्रियान्वयन के लिए 1971 में सीसीआईएम की स्थापना की। मेन क्या था उद्देश्य की एक रूपता लाना है पूरे आयुर्वेद जगत में, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, यह एक उत्कृष्ट नियामक मतलब जो कंट्रोल करती है कि भैया किसको अपन को मान्यता देना है, किसकी मान्यता छीनना है ना, क्या सिलेबस होना है, सारा चीज। कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने बोला कि भैया इतने टीचर होने चाहिए, सारा चीज मतलब। तो निकाय बनाना जो शिक्षा में अच्छे संस्थान बनाने के उद्देश्य से उन्हें मार्गदर्शन करें और उन्हें बनाए रखें। वैश्विक स्तर यानी कि ग्लोबल लेवल की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को मजबूत करें। भाई ऊंची ऊंची बात तो बोली गई लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए तो एनसीएसआईएम बना। अब आगे एनसीएसआईएम भी कभी हटेगा तो उसकी जगह में कुछ और आएगा, है ना। अब देखो 50 साल तो चलता नहीं, 71 में आया तो समझ लो 50 साल लगभग चला, है ना। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अभ्यास को नियंत्रित करना, यानी कि जो प्रैक्टिस होती है पूरे देश भर में उसको रेगुलेट करना। यानी कि आयुर्वेद की डिग्री लें और लोग बाग एलोपैथी इलाज करते रहे, है ना। संगठन देख लीजिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था, अब होता है नहीं, था वाले हो गए ना, अब है नहीं है। जो परिषद का सदस्य बनता था लगभग 15 सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। इसके अलावा स्टेट से भी, हर एक स्टेट से एक एक बंदा चुना जाता था, समझ रहे हो ना। चुनाव होते थे बकायदा, वोटिंग पड़ती थी। और वो बात अलग है कितना सही हो कितना फर्जी पड़ता था, लेकिन ये सिस्टम था, है ना। इन्हीं सदस्यों में से आयुर्वेद यूनानी और सिद्ध प्रणाली के एक एक उपाध्यक्ष मतलब निर्वाचित होते चुने जाते थे। सीसीआईएम के प्रमुख सीसीआईएम के अध्यक्ष कहलाते थे। तो ये तो ठीक है ना। अब आ गई बारी एनसीआईएसएम, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, हिंदी बड़ा अच्छा लगता है इसका, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, और राष्ट्रीय भी लगा दिए, फिर भारतीय भी है ना। चल तो विकास और पृष्ठभूमि इसका जो हिस्ट्री है देख लीजिए कि 11 जून, देखो कब ये स्थापना हुई है याद रखिएगा, 11 जून 21। और पहले संसद में एक एक्ट पारित हुआ था एनसीआईएसएम अधिनियम 2020 के अंतर्गत, और फिर 11 जून 2021 को ये स्थापना हुई। तो आपको स्थापना वाला समय दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। पूर्ववर्ती जो है जानते हो किसकी जगह इसने ली थी, सीसीआईएम। सीसीआईएम वाले बोले टाटा बाय बाय गुड बाय जाओ। निकाय क्या है इसका, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत, अपन पढ़ेंगे आयुष मंत्रालय के बारे में, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत एक निकाय है, तो उसी के कंट्रोल में है, ठीक है ना। दायरा क्या है, कवरेज क्या है इसका, आयुर्वेद सिद्धा यूनानी, याद रखना, आयुर्वेद यूनानी सिद्धा सोवा रिक्पा पद्धतियों का विनिमय करती है, ठीक है ना। विनियमन का मतलब कंट्रोल करती है, ठीक है ना। विनियमन, ज्यादा हिंदी लिखी हुई, विनियमन। चेयरपर्सन याद रखिएगा अपडेटेड, मनीषा उपेंद्र कोठेकर, कोठेकर कोठेकर।
हाँ, होम्योपैथ वालों का अलग है, करती उनको भी है, बट लिखा है मोटा मोटा दायरा ही। इसके अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, मनीषा उपेंद्र कोठेकर। देव पुजारी जी बहुत दिन तक बैठे थे। संरचनात्मक संरचना जो होती है, संगठनात्मक संरचना 29 सदस्य टोटल होते हैं, पहले जैसा काम नहीं हो रहा है। और 4 प्रमुख स्वायत्त बोर्डों के माध्यम, देखो इसमें सब समझ में आ जाएगा। 4 ऑटोनोमस बोर्ड बने हैं। इसमें एक आयुर्वेद का बोर्ड होता है जो कि आयुर्वेद शिक्षा के मानक, शिक्षा और मानकों की देखभाल करेगा कि क्या स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, है ना। यूनानी सिद्धा व सोवा ऋग्वा बोर्ड भी एक साथ है। यूनानी सिद्धा और सोवा ऋग्वा बोर्ड, इनकी शिक्षा का प्रबंधन करना। तीसरा है चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड है। इसमें नए संस्थानों को अनुमति, मौजूदा संस्थानों के मानकों का मूल्यांकन करना, ठीक है। नैतिकता और चिकित्सा पंजीयन बोर्ड, एथिकल, एथिकल जो अपन नीचे में लिखा हुआ देखो, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड इसको बोलते हैं। कि सभी चिकित्सकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, ये अभी तक अच्छे से बन नहीं पाया है। और नैतिकता का नियमन करना, मतलब एथिकल वैल्यूज कि आपको क्या करना चाहिए, है ना, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें एक अच्छे डॉक्टर को। तो पर मुख्य कार्य देख लीजिए, राष्ट्रीय पंजीकरण का है, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास पंजीकृत होना, ठीक है, ईएमआरबी के पास। और पेशेवर नैतिकता का मतलब प्रोफेशनल एथिक्स जिसको बोलते हैं, चिकित्सकों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, कोड ऑफ कंडक्ट का बनाना, ये जरूरी है अपने आयुर्वेद में, है ना। आपके विहित आचरण कैसे होने चाहिए एक चिकित्सक के तरह। आज के तो कस्में खूब होने लगे हैं, तो लोग बाग वैसे समझ जाएंगे ना। फिर अभ्यास का मानकीकरण यानी प्रैक्टिस का स्टैंडर्डाइजेशन जिसको बोलते हैं। अस्पतालों और संस्थानों के लिए क्लिनिकल मानकों का निर्धारण करना। इसीलिए अपन आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, आजकल NABH और ये सब चीजें आ गया कि अब वो सर्टिफाइड जो होता है उसको अच्छा मानक माना जाता है, कि मतलब पता चले कि A+ है कि A है कि B+ है। उसके रेटिंग के हिसाब से सामने वाले समझ पाएंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है ना। तो ये सब चल रहा है भाई साहब। हालांकि अभी भी इनकी बहुत सारी बातें हवा हवाई है, जमीन में जब उतरेगी भगवान जाने कब उतरेगी, बट ठीक है, जो भी किया जा रहा है उसको हम पॉजिटिव उसमें ले सकते हैं, हाँ? शैक्षणिक विनिमय है, विनियमन मतलब कंट्रोल, पाठ्यक्रम प्रवेश मानकों, शिक्षकों की योग्यता का विनियमन कर, कि भैया सिलेबस बनाते हैं, प्रवेश मानक है, नीट PG वगैरह के लिए, UG PG के लिए, है ना। और शिक्षकों की योग्यता की, है ना। पहले होते थे ना कि पहले BMS करके ही प्रोफेसर और फिर सब बन जाते थे। आजकल नहीं होता भाई, आजकल PG करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, सब दुनिया भर की पंचायत। प्रमुख जिम्मेदारियां, बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन करना। जब विजिट होती है NCSIM की तो ये सब चीज देखी जाती है। अस्पतालों और कॉलेजों के मानकों की जांच, की बिस्तर, मरीज अनुपात, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, सब, है ना, सब कुछ देखा जाता है। मानव संसाधन विनिमय, देश भर में योग्य चिकित्सकों की उपलब्धता की निगरानी और एक समान मानक, ये खास चीज है। स्टेट मेडिकल काउंसिल के लिए राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करें कि हमने जो नियम बनाया है एंड यू हैव टू फॉलो दैट। आएगा आएगा, NABH के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में है तुम्हारे ना। NABH विल डिस्कस अबाउट NABH, QCI, सब चीजें है इसका, है ना। चलो, कानूनी संरक्षण और अधिकार, इस समय नहीं चलता झोला छाप खेल रहे थे एक समय, खास करके दूसरी पैथी वाले। तो NCSIM ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया इन लोगों के खिलाफ, है ना। तो आजकल तो मुंह इतना खुलता नहीं है। NCSIM अपने पंजीकृत चिकित्सकों के अधिकारों की वकालत करता है, ये स्पष्ट करते हुए कि उन्हें क्वैक्स नहीं माना जाना चाहिए, ये फालतूगिरी का काम नहीं, है ना। तो ये अच्छी बात है। अब आ गया आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरो, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष में ये सब चीजें सम्मिलित। अब आज का सोवा रिकबा भी है, याद रखना क्या है, सोवा रिगपा भी है।
लेह लद्दाख का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो है ना? चलो, आयुष इज a government body in India purposed with developing education and research in Ayurveda, yoga, natural, Unani, Siddha, homeopathy and other alternative medicine. Other मतलब 100 बार एक बार समझ लेना। इन सबको कंट्रोल करने वाली है, ये मतलब इनको गवर्न करने वाली बॉडी होती है आयुष। अब आजकल तो भाई विभाग बन गया अपना आयुष विभाग, पहले विभाग नहीं था। तो मोदी जब जीत के आया तो नीचे है ना 9 नवंबर 2014 फर्स्ट एवर आयुष डिपार्टमेंट, मतलब जो भारत सरकार ने अपना आयुष मंत्रालय शुरुआत किया, है ना। तो क्रिएटेड इन मार्च 1995, याद रखिएगा, एट द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन, पहले क्या इसको बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ISM एंड H, इसको क्या बोलते थे, ISM एंड H। आयुष रिसीव्ड इट्स करंट नेम, किस कब मिला इसको नाम, मार्च 2003। देखो 1995 में ISM एंड H बना, अब इसको रीनेम किया गया आयुष के रूप में मार्च 2003। अब मोदी जी आए 2014, अभी भी है मोदी जी, ठीक है। तो 9 नवंबर 2014 को भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय को बनाया 9 नवंबर 2014। तो इसकी क्रोनोलॉजी समझिएगा। तो 95 तक भैया, 95 में तो ISMNH बना, बजट उजट गिने चुने ऐसे दे देते थे, जो मंत्रालय नहीं तो क्या ही कर लोगे, है ना, दूसरे सपा चट कर जाते थे। फिर 2003 में आयुष को रिकॉग्नाइज किया गया सेपरेट, है ना। और 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग मतलब मंत्रालय बना। इसके पहले मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर डाल दीजिएगा, फर्स्ट डाल देना। फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे, श्री यशोपद नायक जो है, ये थे। आजकल हमारे बीच में है नहीं, है नहीं, बिल्कुल सर्बानंद सोनोवाल हुए, और अभी कौन है, प्रताप जाधव जी, तो वो नीचे आएंगे, उनका नाम लिखा हुआ है, इनको फर्स्ट डाल देना, ठीक है ना। सेक्रेटरी तो 2014 से अभी तक राजेश कोटेचा जी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिसर्च काउंसिल संख्या याद रखिएगा 7। अभी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ना कि क्या है ये, तो सेंट्रल, अब ये तो इजी है, CCRS एक आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, CCRS करके है, S का मतलब सिद्धा हो गया तुम्हारा, बाकी सेम ही है। CCRUM हो गया, यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड हो गया। CCRH हो गया, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। CCRYM है कि मतलब रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। और दो और चीजें हैं जो थोड़ा गड़बड़ी कर सकती है, PLIM और HPL करके। तो PLF फार्मेकोपियल लैबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, PLIM, और होम्योपैथिक फार्मेकोपिया लैबोरेटरी, HP, ठीक है ना। तो इन दोनों को थोड़ा विशेष इज्जत से देखना, ये पूछ ले कि भैया 5 तो मान के चलो यही हो जाएंगे, दो बेचारी ये है PLIM एंड HPL। कि नंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट अभी तो बढ़ेंगे, पुराना डेटा है, अभी तो पता है कि तो 3 और घोषणा कर दी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अय्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई, इनको थोड़ा याद रखना है, बाकी तो अपन ही जाएगा। सिद्धा वाला कहाँ है, चेन्नई में, तो साउथ इंडियन है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दीदी क्या चले गए, कोलकाता, है ना, होम्योपैथी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे है, पुणे, है ना, पुणे में NIN। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु, देश के हर कोने में है। सिद्धा वाला चेन्नई में है, होम्योपैथी कोलकाता, नेचुरोपैथी पुणे में, और ये, और IPGTR इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, जामनगर में है, समझ रहे हो। ITRA हो गया ना, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ पर है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक।
इन सबको पढ़ेंगे अपन, संगठन में ये सब चीजें आएंगी। और इसकी जो डायरेक्टर हैं वंदना सिरोहा करके हैं, पढ़ेंगे आगे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नई दिल्ली, बार बार आ रहा है ना। MDN भाई, सही है सचिन, इटरा बता दिए, इटरा बोलते हैं। तो अपन क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे पूरा, कैसे डेवलपमेंट हुआ। चलो, प्रोफेशनल काउंसिल्स 3 हैं, याद रखिएगा ये शुरू की जो 3, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM, इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन, याद रखना। इसको अपन पढ़ेंगे, आगे आएगा जब अपन एक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो IPC है वहां पर, इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन आएगा। तो ये है। अब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक टर्म आता है, इसको अपन डिटेल में भी देखेंगे। कोलैबोरेशन विद द CSIR, मतलब ये क्या है कि अपने देश की जो देसी खोजें रही हैं, जो दवाइयां हैं, मेडिसिन है, उसको तो बाहर के लोग पेटेंट न करवा पाए। बायोपायरेसी को रोकने के लिए भारत सरकार के अथक प्रयास से फिर CSIR के सहयोग से TKDL बना, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसको अपन डिटेल पढ़ेंगे, है आगे, है ना, टेंशन मत। तो बहुत सारी चीजों को आजकल हम बचा के रख पाए हैं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द नेशनल आयुर्वेदा डे। अब ये जानते हो 23 सितंबर एवरी ईयर, पहले क्या धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता था। अब आज जो है नियम बदल चुके, खेल के नियम बदल चुके, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, 23 सितंबर। प्रीवियसली इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन धन्वंतरी जयंती। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है 9 नवंबर 2014 को बना। करंट मिनिस्टर प्रताप राव गणपत राव जाधव, पूरा नाम ना, PGJ, प्रताप राव गणपत राव जाधव। सेक्रेटरी तो 2014 से लगातार हमारे वैद्य राजेश कोटेचा जी हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, CCRH। अब इसके थोड़ा लोगों को हम देख ले ना, है ना, कि क्या उसकी टैग लाइन आती है, क्या इसमें अनुसंधान है ना, अभ्युदय, ध्यान रखना। इसका जो टैग लाइन देखे, अनुसंधान है ना अभ्युदय, लोगों में इसके मतलब अनुसंधान से विकास होगा, समझ रहे। अभ्युदय का मतलब विकास। CCRS का पुराना नाम CCRIMNH था, है ना, तो छोड़ो है, इसको क्या था। इसकी स्थापना कब हुई, 1978। पूरा नाम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। प्रथम निर्देशक कौन थे, PNV कुरूप, नाम से लग रहा साउथ होती है ना, डॉक्टर PNV कुरूप, फर्स्ट डायरेक्टर। और वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा वर्तमान वाले का नाम, प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य, है ना, रवि नारायण आचार्य जी इसके निर्देशक। उप निर्देशक भी हैं डॉक्टर श्रीकांत, है ना। बाकी इधर का तो ठीक है, छोड़ो। परिचय देख लीजिए इसके बारे में, क्या है खासियत। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक ऑटोनोमस निकाय है। ऑटोनोमस ना, जो सारी व्यवस्था अपने हिसाब से करे, किसी का हस्तक्षेप ना। यह आयुर्वेद में शोध, निर्माण, समन्वय, विकास और संवर्धन के लिए एक शीर्ष निकाय है, मतलब एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है। CCRS की स्थापना कितनी बार पढ़ोगे, 1978 में हुई, है ना। चलो, संबद्ध संस्थानों की संख्या याद रखिएगा। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की संख्या कितनी है, टोटल 6, पूरा नहीं दी है, नाम बस याद रख लीजिएगा संख्या। क्षेत्रीय अनुसंधान रीजनल रिसर्च सेंटर कितने हैं, 8। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और कितने हैं तुम्हारे, 10। 6, 8, 10 इसके हैं। अभी तक 17 पेटेंट 2016 तक का जो डेटा है ना, फाइल्ड पेटेंट 19 हैं, ठीक है ना, 2016 तक की बात की जा रही है। तो इसमें क्या है, देख लीजिए कुछ कुछ के नाम।
जो दवाइयां बनती है ना, आयुष 64, आयुष 56, दुनिया भर का। अ प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोनिक ग्लाइकोसाइड फ्रॉम नेरियम इंडिकम, कनेर जिसको बोलते हैं, है ना। ये इसका जो नाम है नेरियम ओडोरम, है ना। अ प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए मेजुआ फेरा, है ना, के सीड से एक जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया उसका इस्तेमाल जो है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ नेचुरल 2-methyl क्रोमोन आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉट्स ऑफ केसिया सिएमिया। ये तुम्हारे जैसे आराकुट टाइप का प्लांट होता है ना, केसिया। अब इसका ये थोड़ा इंग्रेडिएंट याद रखें, 2-methyl क्रोमोन करके आ रहा है। तो डीप नहीं जाने का, इससे सुबह अंदर से पूछने की गुंजाइश नहीं है इतनी की, लेकिन खास खास जो चीजें चलती है उनको ध्यान रखें। अ प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ फेंगाफ्लेवोन फ्रॉम द पोंगेमिया पिन्नाटा, करंज जिसको बोलते हैं। और प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरॉन, ये सब केमिकल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनकी बात हो रही है। एंड केजोइक एसिड, स्किन वगैरह में यूज करते हैं जो अपन, है ना। एंड कैटिकॉल करके, मतलब बेंजोफ्यूरॉन, केजोइक एसिड और कैटिकॉल कैसे नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं ये सब। आयुष 56 सबने सुना होगा, बहुत फेमस है आयुष 56। प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव एंटी एपिलेप्टिक प्रिपरेशन होता है। अपस्मार के लिए आयुष 56 का प्रयोग किया गया। जटामांसी वगैरह होती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये सब चीजें, है ना। अ प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 913 एपॉक्सी बी हाइड्रोक्सी, ठीक है, लैबनॉन। अब इतना लंबा केमिकल नहीं पढ़ने का अपने को नाम है, 15, 16, 19, 20, है ना। नोन अभी हमने इसलिए दे दिया कि तुम लोग को पता रहे कितना सारा रिसर्च हुआ है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी था कि ये भी क्या क्या रिसर्च चल रहा है ना। नेपिटोफोलिनोल फ्रॉम द होल प्लांट ऑफ द, अब ये प्लांट ऐसे है कि तुमने डीजी में ही नहीं पढ़ा होगा, इनको अलग से सर्च करना पड़ेगा, है ना। लियोनोटिस नेपिटिफोलिया करके, है ना। लिन का मतलब जो होता है, लिन जहां पर लगा होता है ना, LINN करके, बॉटनी में डैश करके, तो जो नामकरण करने वाली अथॉरिटी है उसको इंडिकेट करता है लिन, है ना। लिनियोस ऐसे करके कुछ इसका फॉर्म होता है। अ प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन, अब ये सबने पढ़ा होगा, विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्ट, सदाबहार, सदा सुहागिन, याद आ रहा है, डीजी में पढ़े हुए। एंटी कैंसरस, विन क्रिस्टीन एंड विन का रोजिया से। आयुष 64, ये सबने देखा होगा, स्लीपत वगैरह में, एंटी मलेरियल, कोविड में इवन यूज किया गया। प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव एंटी मलेरियल प्रिपरेशन, है ना। एंटी फाइलेरियल, एंटी मलेरिया, इवन एंटी कोविड भी है ना। कोविड में भी खूब बांटे। A process for the preparation of Ayurvedic formulation for the treatment of leukemia. क्षार सूत्र फेमस है, मेडिकेटेड थ्रेड फॉर एनोरेक्टल डिसीज। ये सब रिसर्च हुए हैं, समझ, एक लिस्ट भी बना हुआ है। A process for the preparation of novel composition from Cercia चिरायता, समझ रहे हो ना। तो ये किरातिक्त से बनने वाली जो चीज उन्होंने बताई है, हैविंग एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रिवेंटिव एंड एंटी ट्यूमर कैंसर थेरेप्टिक एक्शन। मतलब चिरायता का प्रयोग उन्होंने बताया है कि कैंसर को प्रिवेंट करने में, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में उन्होंने बताया, ठीक है। रिसर्च, ongoing research process. A process for the isolation of ameroxantin, novel secoiridoid ग्लाइकोसाइड, एक ग्लाइकोसाइड का नाम है, केमिकल नाम ऐसे आएंगे ना। पजेसिंग एंटी कार्सिनोजेनिक, मतलब इसमें भी कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, एन एंटी ट्यूमर एक्शन। आइस गुट्टी हार्बोमिनल पर प्रिपरेशन होता है, ये खांसी और जुकाम के लिए दवाई है, आइस गुट्टी, है ना।
बच्चों में वैगेज नहीं अपन यूज करते हैं। उद्योग को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी मतलब कॉमर्शियली वाइबल है, इनका प्रोडक्शन होता है, मतलब कोई फार्मा कंपनी इसको बना सकती है, बनाती है ना। तो इसमें याद रखिएगा आयुष 64 तो जानते हो भर भर के आजकल मिलता है। ये काय के लिए है? एंटी मलेरिया। देखो कई सारे पेटेंट, जब आप इसका पूरा उठा के देखोगे सीसीआर, बहुत सारे पेटेंट ने फाइल, बहुत सारे रिजेक्ट भी। ठीक है, चूंकि अब बहुत चीजें क्या है अपडेटेड रहती नहीं है, तो हम पुराने वाला रट्टा मार के बैठे, बहुत सारी चीज रिजेक्ट भी है ना, पेटेंट नहीं मिलता। 7 ट्रिपल ऑयल जो है, 777 ऑयल मतलब ये सब जानते हो, आज मिलता हुआ अच्छा दवाई है ये ना। ये सोरियासिस में, इसमें क्या वैसे होता है याद बताओ? कुटज है, जहां तक स्त्री कुटज वगैरह होता है ना, निम्ब। तो ये लेकिन अच्छा काम करता है सोरियासिस में, बिल्कुल। पेशेंट कुछ को हमने पर्सनली यूज करवाया हुआ है, अच्छा काम करता है। बाल रसायन है बच्चों के लिए, आजकल अपने स्वर्ण प्राशन खूब चलता है, लेकिन बाल रसायन की बात हो अपन करें तो इसका इस्तेमाल जो जर्नल रेजिस्टेंस इन चिल्ड्रन, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं बाल रसायन। आइस गुट्टी अपन ने पढ़ा कि कफ और कोल्ड के लिए है ना। डायरिया भी बच्चों में जो होता है उसमें भी ये प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए अच्छा, कफ कोल्ड फीवर है ना। जैसे अपन एक दवाई बच्चों के लिए पढ़ते हैं, शिशु वैसज्य अतिविषा है ना, बाल चातुर्वत, सब वही चीज तो इसमें लगी। अतिसार जोरकास। आयुष 56 याद रखिएगा, एंटी एपिलेप्टिक होता है ना, आयुष 56। आयुष एसएस करके एक योग है, ग्रेन्यूल प्रिपरेशन होता है। और ये क्या होता है, a preparation to enhance the quality and quantity of the breast milk in mother having deficient lactation। मतलब जैसे किसी कोई माँ बनी है ना, तो उसमें अगर दूध की कमी है, वो लैक्टेशन प्रॉपर नहीं कर पा रही है, इसके लिए एक जो योग बताया गया आयुष एसएस करके है ना, तो इससे क्या क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क दोनों इंप्रूव होंगे, ठीक है ना। आयुष एजी टैबलेट करके आ रहा नाम, याद रखिएगा, ये प्रिपरेशन फॉर एंटीनेटल केयर। आयुष पीके, पीके पिक्चर भी अपन ने देखा हुआ था है ना, प्रिपरेशन फॉर पोस्ट नेटल, पी फॉर पोस्ट नेटल केयर है ना, ए फॉर एंटीनेटल केयर, ऐसा दिमाग रखने। आयुष पीजी करके भी है, पीजी वालों के लिए एंटीनेटल केयर एडीमा के लिए ना। फिर इसके बाद है आयुष बीआर लेहम करके है, लेह वाला प्रिपरेशन है, ये पीडियाट्रिक केयर के लिए है। आयुष 82 ये बहुत अच्छा है, एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक फार्मूला होता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने बिल्कुल। और आयुष एसजी करके आता है, ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, एंटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योग हो गए आपके। आयुष रिसर्च पोर्टल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, या भी सीसीआरएस के द्वारा ही मतलब कंट्रोल किया जाता है, वेब बेस्ड पोर्टल फॉर रिसर्च पब्लिकेशन। आपको कोई चीज पब्लिश करवानी है इन आयुष सक्सेसफुली मेंटेन्ड बाय सीसीआरएस, तो आपको याद रखना है कि आयुष जो वेब पोर्टल है उसको कौन मेंटेन करता है? सीसीआरएस। नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर वैसे देश भर में 30 है ना। अपने एमपी वाला तो तुम लोगों को पता ही होगा, ग्वालियर में स्थित है, रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ड्रग डेवलपमेंट ग्वालियर। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए भैया, दिल्ली वालों में तो वैसे दिल की बीमारी ज्यादा हो रही है, नई दिल्ली। नेशनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट पंचकर्मा, ये भैया साउथ में है ना, चेरुथुरुट्टी है ना। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट हो है ना, हेपेटोबिलियरी डिसऑर्डर के लिए, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, पटियाला वाले है ना, खूब फूंकते रहते हैं ना, इसलिए उनको रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम होती है, पराली जलाते
राजा रामदेव आनंदी लाल पोद्दार। अब पोद्दार नाम आ जाता है दिमाग में अपने बॉम्बे, वैसे क्लिक करें, पोद्दार इंस्टीट्यूट है ना। तो सेंट्रल फॉर रिसर्च, ये कैंसर से रिलेटेड है, जो कैंसर के लिए तो आपको पता है मुंबई में कितने सारे वो चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इंडियन मेडिकल हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आई डिसीज, आंखों के डिसीज के लिए जो रीजनल सेंटर है वो लखनऊ में है। एमएस रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एंडोक्राइन डिसऑर्डर के लिए कहाँ पर है? जयपुर। अब जो कभी आयुर्वेद में मान लो सुपर स्पेशलाइजेशन होगा तो ऐसी चीजें ही वहां पर फिर बनेगी, है ना। ऐसे ही कि कोई एंडोक्राइनोलॉजी में, कोई कहीं में, कोई किसी में। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्किन डिसऑर्डर विजयवाड़ा, अहमदाबाद, विजयवाड़ा नेहरू दोनों जगह। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ नागपुर। इनको एक बार ऐसे देखते रहिए, है ना, बहुत सारे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जो रीजनल है वो आपका बेंगलुरु में है ना। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, आज के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, तिरुवनंतपुरम, केरला, ठीक है ना। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शियस डिसीज, पटना वाले हाइजीन का ध्यान रखें। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गुवाहाटी, असम। जी से गुवाहाटी, जी से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। कुछ कॉमन चीजें तो ढूंढनी पड़ेगी ना याद करने के लिए। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूरिनरी डिसऑर्डर, जम्मू वालों को भैया रहता है यूरिनरी डिसऑर्डर। रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मंडी, सब्जी मंडी नहीं भैया, मंडी कहाँ है? उत्तराखंड, देवभूमि, है ना, जहाँ की सांसद एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री है ना, कंगना रणावत, है ना वो। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति रीजनल आयुर्वेदा ड्रग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, चेन्नई। श्रीनिवास मूर्ति जी चेन्नई के होते हैं। एडवांस सेंटर फॉर आयुर्वेदा इन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये बेंगलुरु। बेंगलुरु वाले बेचारे इतना काम धाम करते रहते हैं, आईटी उटी वाले रहते हैं, मेंटल प्रॉब्लम रहती है ना। तो सरकार ने बोला कि हम थोड़ा एडवांस सेंटर खोल देते हैं सीसीआर पर। हाँ, तो ऐसे करके जोड़ना। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति रिसर्च सेंटर फॉर आयुर्वेदा, चेन्नई। चेन्नई बहुत सारी चीजें आ गई है। नेशनल, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है, सोवा रिक्वा कहाँ है? लेह में। लेह क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, पहले जम्मू कश्मीर। गोल्डन ट्रायंगल में पहले बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता था, कौन सी तीन चीजें आती थी? अंडर जीटीपी मतलब गोल्डन ट्रायंगल पार्टनरशिप, द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, पहला तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, ये पेरेंट कंपनी हो गई। टू रिसर्च काउंसिल, जिसमें सीसीआरएस हो गया, है ना। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, CCRUM, एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, CCRH, will work together, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, CCI। सब तो जोड़ दिया भाई, छोड़ा क्या? CCRS, CCRUM, CCRH, तीन चीजें समझ रहे हो ना। होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी, और तीनों मिल के एक ही अम्ब्रेला के नीचे, है ना, काम करें टुगेदर। सेंट्रल काउंसिल, CCIM सबको कंट्रोल करती है, तो उसके दिशा निर्देश ना। CCIM चला गया बेचारा तो। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, RAV, है ना।
शॉर्टकट में अगर किसी को अच्छा वैद्य बनना है, मतलब अच्छा बनना है, तो आजकल दुनिया बहुत बदल गई है। आयुर्वेद में एआई और दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, टूल्स हैं, पर आज भी हमारे देश बहुत सारे पुरानी पद्धति से चिकित्सा करने वाले वैद्य हैं, जो इनका जो तरीका होता है इलाज का थोड़ा हटके ना। और गुरु शिष्य परंपरा जो पहले से हमारे देश में चली आ रही है, उसी चीज को पुनर्जीवित करने के लिए और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली की स्थापना की गई, कि वहां पर जो है बच्चे जाएं और आयुर्वेद के गुड़ नहीं, मतलब गुण सीखें, ऐसा समझो। तो परिचय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भाई कमी थी ज्ञान की और बढ़ा दो। विद्यापीठ ने औपचारिक शिक्षा के पश्चात, मतलब बीएमएस के पश्चात, औपचारिक शिक्षा बीएमएस यानी कि 12वीं पास कोई उठा के चला जाए, आयुर्वेदिक स्नातकों के लिए भारत के अनौपचारिक शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली की पारंपरिक विधि को पुनर्जीवित करने के प्रयास से मेंबर ऑफ आर राव नहीं RAB, MRAB है ना, MRAB है ना, मेंबर ऑफ राव जो बोलते हैं, तो मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कोर्स की शुरुआत की। ठीक है, तो कि हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है कि हम पहले लोग जाते थे, हमसे पहले मतलब अपन लोग पहले की गुरुकुलम में गुरु के सानिध्य में रहते थे, सेवा करते थे, शिक्षा मिलती थी, तो वही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है, सबको पता ही है आपको, है ना। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन, मतलब यह भी आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वतः स्वायत्त, प्राइवेट नहीं है भैया, है ना, स्वायत्त ऑटोनॉमस बॉडी। स्थापना वर्ष इसका क्या है, 11 फरवरी 1988, 11th of Feb 1988। इसने 1991 में अपनी कार्यप्रणाली स्थापना हुई, लेकिन वर्किंग कब से चालू हुआ, 1990 में। बिल्डिंग उल्डिंग बनी होगी, गुरु ढूंढे होंगे, तब तक 2-3 साल तो लगते हैं। और इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, वर्तमान में RAB जो दिल्ली में है, उसकी डायरेक्टर कौन है, वंदना सिरोहा, नाम लिख लेना। डायरेक्टर कौन है, वैद्य या डॉक्टर वंदना सिरोहा, ठीक है ना, वंदना सिरोहा। कार्य देख लीजिए, उत्कृष्ट कार्य कर रहा है ये संस्थान अपने जब से बना है तब से अभी तक। वैद्यों के चिकित्सा कौशल को संरक्षित यानी प्रिजर्व और प्रसारित यानी फैलाने के लिए विद्यापीठ ने 1999 में 1 वर्ष का कोर्स चालू किया। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष का कोर्स है, सभी जानते भी हो। कोर्स का नाम है RAB प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ RAB, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। क्लिनिकल अभ्यास करने वाले वैद्यों को उनके विशेष तरीकों को पढ़ाने के लिए राजी किया जाता है। बड़े बड़े जो गुरु जानते हो, हर एक स्टेट से जो चुनिंदा लोग होते हैं, ताकि यह ज्ञान युवा पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सके और उन्हें कुशल बनाया जा सके। ठीक है, तो गुरु का चयन किया जाता है हर स्टेट से, जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब गुरु शिष्य परंपरा के तहत कार्य किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें एक आता है MRAB का पूरा नाम है मेंबर ऑफ राष्ट्रीय विद्यापीठ कोर्स फॉर PG स्टूडेंट, है ना। तो PG वालों के लिए कौन सा कोर्स है, MRAB। ड्यूरेशन कितना है, 2 वर्ष ना। स्टाइपेंड कितना मिलता है भैया, 15,830 की, प्लस माइनस हो सकते हैं, तुमसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, बट अपनी जानकारी के लिए 15,830 प्लस DA मिलता है, जितना भी होगा, है ना। प्लस PG वालों को 25 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ दिया जाता है कि थोड़ा खाओ पियो, घी खाओ। तो ये एक और सर्टिफिकेट चलता है CRAB,
सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कोर्स फॉर यूजी। यूजी वालों के लिए कोर्स का नाम क्या है? सीआरएबी। पीजी वालों के लिए है एमआरए। पीजी वालों के लिए 2 साल की ड्यूरेशन, यूजी वालों के लिए बेचारों के लिए 1 साल है ना। स्टाइपेंड वही 15,820, 10 रुपए कम, और डीए दे दिए, थोड़ा बहुत इज्जत तो रखना पड़ेगा। कंडक्ट आयुर्वेदा रिलेटेड सेमिनार नेशनल वाइड, कई सारे इनके सेमिनार चलते रहते हैं देश भर में। पब्लिकेशंस देखिएगा, कुछ पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं इनके, ये जरूर है महंगी चीज बेचते हैं, है ना। क्षार सूत्र थेरेपी इन फिस्टुला इन एनो अदर एनोरेक्टल डिसऑर्डर, तो क्षार सूत्र को लेकर के उनका है ना। मेडिकल प्लांट यूज्ड इन आयुर्वेदा, ये पूरा उनका है कि आयुर्वेद कौन कौन से प्लांट यूज करते हैं, बुक्स। मेडिकल प्लांट, ये इसको 2 वॉल्यूम निकले, पार्ट 1 पार्ट 2। प्लांट्स ऑफ भाव प्रकाश निघंटु जो दिए गए हैं उनके बारे में पूरा है। नवजात शिशुचर्या, सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान दलहन के टीका का भाषांतर ट्रांसलेशन कराया गया, ध्यान रखिएगा, लिटरेरी उसमें इंपॉर्टेंट है। प्लांट ड्रग्स ऑफ सुश्रुत संहिता, सप्ताध्यायी। आई केयर इन आयुर्वेदा, आयुर्वेद के अनुसार नेत्रों की रक्षा, ये बात है ना, ये अपने गौर साहब ने लिखी है भैया। चरक संहिता वॉल्यूम 1 से 4, ये टीका है चक्रपाणी की, है ना। प्लांट्स ऑफ सारंगधर, आयुर्वेदा सबके प्लांट के बारे में उन्होंने निकाल दिया। आयुर्वेदा कंसेप्ट ऑफ हेल्दी मदर एंड हैप्पी बेबी चाइल्ड, आयुर्वेद के अनुसार सुखी एवं स्वस्थ मातृत्व, ये सारे इनके बुक्स के नाम है ना, टेंशन मत लेना, इस किताबों के नाम है ना। हो वंदना सिरोही जी की। अब आगे आता है अपना सिरोहा। अब ये है अपना नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। कल फिर अपन अय्या और है ना ITRA और जामनगर, मतलब है ना, ये सब अपन पढ़ेंगे आयुर्वेद के संस्थान। आज ये आखिरी रहेगा, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक छोटा सा इंफोग्राफिक है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। जैसे आप उसकी साइट खोलोगे तो ये चीज दिखेगा उसमें, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, है ना। तो NMPV जो होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये भी वर्किंग है। किस मंत्रालय के तहत कार्य करेगा? कृषि मंत्रालय मत समझ लेना, है ना, ये तुम शिवराज मामा के दिशा निर्देश में काम करो, आयुष मंत्रालय से ही संबंधित है ना। तो इस्टेब्लिशमेंट में याद रखिएगा कि फाउंडेड नवंबर 2000, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो सबसे टॉप टियर पे कौन बैठते हैं? चेयरपर्सन, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आयुष होते हैं, मतलब जाधव जी, है ना, सबसे टॉप। अब उनके नीचे होता है क्या? NMPV, मतलब नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, उसका एक CEO होगा, उसका ये एडमिनिस्ट्रेटर। CEO का नाम याद रख लीजिएगा, करंट CEO कौन है? महेश कुमार दधीच जी, डॉक्टर महेश कुमार दधीच, MK दधीच, ठीक है ना। तो स्थापना वर्ष 2000, CEO का नाम महेश कुमार दधीच, और अगर चेयरपर्सन पूछा जाएगा तो आयुष मंत्री, है ना। अब इसके अंडर भी देखो स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड, ये यूनिट्स होती हैं, रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर RCFCs होते हैं। और फिर ये इनके अंडर में क्या होते हैं देख लीजिए, फार्मर NGO रिसर्च इंस्टीट्यूट। आजकल तुम नहीं सुनते किसानों क्या भैया इंसेंटिव दिए जाते हैं कि तुम ये प्लांट उगाओ, ये मेडिसिनल खेती करो, है ना, यही सब चीजें। इसका पर्पज ये है कि मिलावट वाली चीज ना मिले, क्योंकि मार्केट में लोग बेचते फर्जी बड़ा करके बेचते हैं, ये कि किसान से लेंगे सही प्रोडक्ट लेंगे और उनको भी इनकम होगी, ठीक है। तो फार्मर NGO और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 3 चीजें इनके अंडर आती हैं, जो भी रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके रोल फॉर आयुष देख लीजिए, इंश्योरिंग रॉ मटेरियल सप्लाई, जो अपन बात कर रहे थे, तो सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट फॉर आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी ड्रग्स, के मतलब लगातार आयुर्वेदा होम्योपैथी और यूनानी ड्रग्स मिलती रहे, ये सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना।
प्रमोटिंग कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन, बहुत सारे प्लांट आजकल गायब हो गए हैं, पता है ना। तो इसमें क्या होता है, किसानों को सब्सिडी दी जाती है ना। जैसे अपने यूरिया 300 रुपए बोरी मिलती है, विदेशों में 3000 की मिलती है, तो सब्सिडी सरकार देती है, तब जाके इतनी सस्ती। तो वैसे किसान भी अच्छे से कंपटीशन का जो जमाना है उसमें अपनी अच्छी खेती कर पाए, इसके लिए सरकार क्या है, सब्सिडी देती है किसानों को। सब्सिडीज फॉर फार्मर्स, हर्बल गार्डन डेवलपमेंट, जो हर्बल गार्डन बनाए, जैसे स्कूल वगैरह में है ना, प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीसीज, ये खास चीज होना चाहिए। जो आजकल अपन प्रतिनिधि द्रव्य खेल रहे हैं ना, कि हर चीज का प्रतिनिधि द्रव्य बना दी, क्योंकि दवाइयाँ गायब हो गई, मिलती नहीं है ना। तो उनके मतलब मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए भी एक अच्छा ये इनिशिएटिव। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन पे बड़ा फोकस होता है। डेवलपिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अपन जीएमपी जीएलपी पढ़ते थे ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कि आप दवाई बना रहे हो तो किन मानकों को फॉलो करते हुए बनाते हो। वैसे आप खेती करोगे, गुड एग्रीकल्चर जैसे बोलेंगे कि भैया आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, उसमें कीटनाशक और तो दूसरी चीजें वो प्रयोग नहीं करना है, तो ये सब चाहिए, इसमें इंस्ट्रक्शन रहते हैं किसानों। सर्टिफिकेशन होता है प्रॉपर अगर उन्होंने किया, और प्रिवेंटिंग बायोपायरेसी, तो इसमें क्या है कि जैविक चोरी भी रोकी जाती है। तो ये सारे काम तुम्हारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के होंगे। आगे अपन आयुर्वेद क्षेत्र के जो कुछ महारथी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा हैं, कल के अपन लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। और अपने को ये हो जाएगा, जहां तक है सैटरडे तक श्योर हो जाएगा। और कल आप लोग याद करके आएगा, पीछे वाला दिखाओ। हाँ, कल हम पूछेंगे भी तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। ये रोटी बेटी कहाँ से आती है, ये सब पहले कुछ लोगों ने पढ़ा भी। देखो आयुष जी के करंट अफेयर्स यहाँ लिखा होगा, आगे का भैया तुम लोगों को करना।